नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया और आज जो स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र हैं वहां पर हड़ताल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, हड़ताल पर चले गए हैं और राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। आज से लेकर कल तक सभी चिकित्सा संस्थान बंद रहने वाले हैं। डॉक्टर्स का राजधानी जयपुर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो हड़ताल पर चले गए और इसके चलते जो मरीज हैं, जो अभिभावक हैं, जो लोग उन्हें लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें भी खासा परेशानियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आज से लेकर कल तक चिकित्सा संस्थान बंद रहने वाले हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर सिर्फ जयपुर ही नहीं, अलग अलग जगहों में पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है चिकित्सकों द्वारा। तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हैं, जहां पर चिकित्सक संघों द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। चिकित्सक संघों ने राइट टू हेल्थ बिल को काला कानून बताया है और इसमें संशोधन की मांग की है। हालांकि इस बिल को ही उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज क्यों आपको इस सड़क पर उतरना पड़ा, क्या मजबूरी रही? मजबूरी यही रही कि कदाचित सरकार ने हमारी सुनी नहीं। जब से ये बिल का जो प्रावधान सरकार ने रखा है तब से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समस्त चिकित्सक संगठन सरकार को गाये बेगाये ये भेजते रहे हैं, हर तरह से मेल पे और हर तरह से उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि ये जो आप ला रहे हैं इसका प्रारूप कदाचित बिल्कुल ही अनुचित है, पर वो नहीं सुना। आज इसलिए हमको इस रूप में आना पड़ा। प्रारूप क्या होना चाहिए आपके अनुसार? आपने कोई खाका सरकार को दिया, ब्लूप्रिंट दिया आपने? हमने बिल्कुल, हमारे को जब चिकित्सा वर्ग के कई सदस्यों को, जिसमें मैं भी था, हमको जब आमंत्रित किया था एक प्रवर समिति के गठन के एक दिन पहले ही हमको बुलाया गया था, पहली बार, आज से करीब 1 महीना पहले। उससे पहले कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी थी। फिर जब देखा कि चिकित्सक काफी आक्रोशित हो रहे हैं तो उन्होंने बुलाया। उसमें हमने पूरी 45 मिनट्स की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सरकार के जो वहाँ पे अधिकारी थे, आला अधिकारी, उन सबको प्रेजेंट की और उन्होंने हमारी बात को सुना और माना कि हमने जो उनको बात रखी है बहुत सही है। फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो ढंग की चीज आनी चाहिए वो सामने नहीं आ पा रही। स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन पिछले साल 75 साल के फेल्योर पे सरकार ने अब एक ऐसा सगुपा लाके जो चुनावी स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम राजस्थान के निजी और सरकारी चिकित्सक ऑलरेडी 54 कानूनों से बंधे हुए हैं, 54 लाइसेंस समितियां हैं, 54 हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर ये 55वां कानून क्यों, जब हमने चिकित्सकों ने ओथ ले रखे हैं कि हमको इमरजेंसी में सेवा करनी। 55वें कानून की आप बात कर रहे हैं। सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कुछ जांच एजेंसियों ने जांच की है। कई निजी चिकित्सालय, कुछ निजी चिकित्सालय ऐसे हैं जो मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। दंडित करें, उनको चिन्हित करें, दंडित करें, लेकिन एक की वजह से 55,000 चिकित्सकों को शोषित न करें आप। अगर कोई अपराधी है तो हम कहते हैं राजा उसको दंडित करने का अधिकार रखता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक को जान से मारने की धमकी मिली है। विदेश नंबर से युवक को फोन कॉल आया है और कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन न उठाने पर मैसेज कर लगातार बदमाशों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेशी नंबर से फोन कॉल आया है और एक युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सहयोगी हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं। राजू, क्या मामला है ये पूरा, क्यों जान से मारने की धमकी दी जा रही है? जो टाउन निवासी व्यक्ति है, इसका ये कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से उसको कॉल आ रही है, व्हाट्सएप कॉल आ रही है
और जब उसने कॉल नहीं उठाई तो फिर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और जिसमें उसे कहा गया कि उसको गोली मारने की धमकी दी गई, उसको गालियां दी गई। हालांकि अभी तक जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें कहीं भी फिरौती मांगने की बात जो सामने नहीं आई, ना ऐसे आरोप लगे हैं। मगर जब पीड़ित से बात की गई तो उसका ये कहना है कि चूंकि उसने कॉल नहीं उठाई और जिस नंबर से मैसेज आया उसको ब्लॉक कर दिया, तो हो सकता है वो फिरौती मांगना चाहते हो, दोबारा मैसेज करना चाहते हो। कहीं ना कहीं जिस तरह से जिले में लगातार लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं ये मामला भी उससे जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल, मगर चूंकि नंबर विदेशी है, पुलिस जांच में जुटी है, आगे पता लगेगा। जी बिल्कुल राजू, ये जांच का विषय है क्योंकि अब तक फिरौती की डिमांड नहीं की गई, किसी तरीके से पैसे की डिमांड नहीं की गई उनकी ओर से, और ऐसे में फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि ये मामला इसी को लेकर है, रंगदारी को लेकर। लेकिन राजू, पुलिस क्या कह रही है मामले पर? कुछ जांच पड़ताल किए गए हैं इस मामले को लेकर कि ये नंबर किसके हैं, कुछ पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल, पुलिस का यही कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर है और आजकल पुलिस का ये कहना है वीपीएन के थ्रू जो कॉल होती है उसको पकड़ पाना आसान नहीं होता। और अगर पता भी लगे ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर है तो भी ये पूरे भारत सरकार स्तर की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो जाती है। मगर पुलिस फिर भी जांच में लगी हुई है। और दूसरी बात ये कि इस व्यक्ति ने थोड़ी समझदारी की कि नंबर ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप, नहीं तो हो सकता है कि फिरौती को लेकर भी कोई मैसेज आता। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। बिल्कुल राजू, ये समझदारी किया कि तुरंत पुलिस के पास वो युवक गया। लेकिन क्योंकि हम जिस तरीके से राजू खबरें देख रहे हैं, लगातार जो कारोबारी हैं उन्हें इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं। ये युवक क्या करता है, प्रोफेशन को लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, ये युवक अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर रहा, मगर ये व्यापारी बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर जयपुर के बाद हनुमानगढ़ी जो है टारगेट बना हुआ है इन गैंगस्टरों का। यहाँ लगातार व्यापारियों को, चिकित्सकों को जिस तरह से धमकियां आ रही है, और ऐसा भी नहीं है, पुलिस भी गिरफ्तार कर रही है इन लोगों को, मगर उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक गिरफ्तार होता है, ये दूसरे को धमकी देते हैं, पुलिस फिर गिरफ्तार करती है। बिल्कुल राजू, एक बड़ा गैंग है ये, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि डिटेल जांच करके इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाए और सभी की गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को कल गिरफ्तार किया गया था और मामले में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में मुकदमों की संख्या 115 तक पहुंच चुकी है, तो वहीं 250 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने भी ठगी की थी। 250 लोगों के साथ तकरीबन 200 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो आज कोर्ट में पेशी होगी। इसे मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। एक बड़ा आरोपी जो लगातार फरार चल रहा था। 2000 रुपए के इनाम भी घोषित किए गए थे इस आरोपी पर, और ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। कल पुलिस ने डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी डायरेक्टर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से रिमांड पर लिया जाएगा और इस दौरान कड़ाई से और सख्ती से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी भी कई बड़े वो चेहरे हैं, कई बड़ी वो पद हैं जिन्होंने ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो चुके हैं। उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इस आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर से सख्ती से पूछताछ की जाए। आज इसकी कोर्ट में पेशी होगी और इसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर कितने दिनों के लिए रिमांड मिल पाती है। और कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। चाकूबाजी की 2 वारदातों से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अलग अलग जगहों पर 2 युवकों पर चाकुओं से हमला किया गया और चाकू के हमले में दोनों युवक घायल हो गए हैं। दोनों युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार कोटा पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस बार बार ये दावे करती है कि इस तरीके के वारदात नहीं होंगे, जो इस तरीके के लोग हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 2 लोग घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल उनको भर्ती करवाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि किशोरपुरा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने का, उनकी रोकथाम के प्रयास का दावा करती है, लेकिन तमाम दावे, तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और एक बार फिर
चाकूबाजी की 2 वारदातों से एक ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। किशोरपुरा इलाके में 2 चाकूबाजी की वारदात में अरशद और हसलम नाम के 2 युवक घायल हुए। दोनों अलग अलग बकरा मंडी और साजिदेड़ा इलाके की जो है ये वारदात है और फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन चाकूबाजी के मामले में कहा जा सकता है कि कोटा राजस्थान में जयपुर से भी ज्यादा यानी कि प्रदेश में नंबर 1 आने के बाद भी फिलहाल पुलिस के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रही है और फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच करने की बात करी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और जरूरी है कि जांच हो और जो आरोपी हैं वो भी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। मकसद क्या था ये भी पता लगाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर के बस्ती से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। टीचर पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। 10वीं और 12वीं की छात्राओं ने ये बड़ा आरोप लगाया है। जबरदस्ती दोस्ती करने, फोन पर ऑफर करने का भी आरोप लगाया गया है। गुस्साए ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो एक टीचर पर गंभीर आरोप लगे हैं छात्राओं के साथ छेड़खानी के। छात्राएं बता रही हैं कि जबरदस्ती टीचर उनको फोन कॉल करते हैं और इसी को लेकर जो उनके अभिभावक हैं वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जो अभिभावक हैं वो अब कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं। तो एक शिक्षक जिसे भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, ये दर्जा कहीं ना कहीं कलंकित होते हुए नजर आ रहा है। सहयोगी हीरालाल कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि ग्रामीण अब प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं, क्या कोई पहुंचा है वहां पर समझाइश के लिए? जी बिल्कुल, देखिए तुंगा थाना इलाके का ये मामला है जहां पालावाल जाटान गांव में एक सरकारी स्कूल है। वहां पे एक शिक्षक पे आरोप लगाया कि उसने जो स्कूल की छात्राएं हैं उसके साथ छेड़छाड़ की है और उन पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था। जब छात्राओं ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो परिजन और ग्रामीण काफी संख्या में वहां एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने है जो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पे भी बैठ गए। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पे अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद समझाइश की जाएगी जो पूरा मामला है। लेकिन जो ग्रामीण है और परिजन है वो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उसको यहाँ से हटाया जाए। हीरालाल, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं? ये जो शिक्षक जिस पर आरोप लगे हैं वो कब से यहाँ पर काम कर रहा है, क्या हिस्ट्री है इसकी, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए, अब ये जांच का विषय है कि शिक्षक कब से छात्राओं को परेशान कर रहा था, कब से उन पर दोस्ती का दबाव डाल रहा था, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचने वाले हैं। पुलिस भी मौके पे पहुंची और शिक्षक से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन ग्रामीण है जो बराबर उनकी मांग है कि शिक्षक की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ मुकदमा। बिल्कुल हीरालाल, जरूरी भी हो जाता है जांच कर अगर शिक्षक को दोषी पाया जाता है तो इस पर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर कोटा से है, जहां कोटड़ा दीप सिंह गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल काली सिंध नदी पर राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नोनेरा एबरा बांध बनाने का काम चल रहा है और लोगों का कहना है कि अगर बांध बन गया तो आसपास के कई गांव डूब जाएंगे। ऐसे में यहां के लोगों ने सर्वे करवाकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को राहत देने की मांग की है। तो इनका कहना है कि अगर यहाँ पर बांध का निर्माण कराया जाता है तो जो आसपास के क्षेत्र हैं जो नीचे बसते हैं मैदानी इलाकों में उनके ऊपर खतरा आ सकता है, ये जो क्षेत्र है वो डूब सकता है और इसी को लेकर इनका कहना है कि यहाँ पर गिरदावरी कराया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। और बीकानेर के नोखा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूल के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र और अभिभावक ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में 9 शिक्षकों के पद खाली बताए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक स्कूल में जहां पर कुल 9 शिक्षकों के पद खाली हो वहां पर आखिर पढ़ाई कैसे होगी। अध्यापक नहीं होने से जो अध्ययन का कार्य है वो बाधित हो रहा है और इसके चलते जो छात्र हैं वो नाराज हैं। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर भी ताला लगा दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोवा पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इन पदों को नहीं भरा गया तो बीकानेर कूच भी करेंगे। तो स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन, और अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में
जो छात्र परेशान है शिक्षकों की कमी को लेकर, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावक भी स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, खाली पदों को नहीं भरा गया, तो वे बीकानेर कूच करेंगे और यहाँ पर जो प्रदर्शन है उसे और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। तो बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में अध्यापक ही नहीं है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अध्यापकों की कमी के चलते यहां पर पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। इसके चलते छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आज बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे वो भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इसे लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कहां हैं? अगर स्कूल में अध्यापक नहीं है तो आखिर पढ़ाई कैसे होगी? और भीलवाड़ा से मिल रही इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और भारी मात्रा में तेल सड़कों पर बह गया है। सड़क पर तेल लूटने की होड़ मच गई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हाथों में बर्तन लिए जो लोग हैं वो सड़कों पर चले गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर पहुंच चुके हैं तेल लूटने के लिए। बनेड़ा थाना पुलिस को जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। लोगों से समझाइश की जा रही है कि वो अपने घरों की ओर लौट जाएं। ये करना खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जो आसपास के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर पहुंच रहे हैं और वहां से तेल लूट रहे हैं, लेकिन क्योंकि सड़कों पर तेल बिखरा हुआ है और ऐसे में बड़े हादसा होने की भी संभावनाएं हैं। टैंकर भी वहां पर पलटा हुआ है, ऐसे में टैंकर में कभी भी ब्लास्ट भी हो सकता है और इस तेल में आग लग सकती है। और बजट को लेकर इस वक्त हनुमान बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं। और सीएम जो कल कह रहे थे कि हिमाचल में ओपीएस का फायदा मिला है उनको, तो यहाँ पे भी फायदा मिल जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो बड़ा मास स्ट्रोक खेला है चुनाव में फायदा करेगा? वो तो सारे करते हैं चुनाव के टाइम, तो कांग्रेस बीजेपी का इनका काम ही होता है। ओपीएस से फायदा मिलेगा क्या कांग्रेस? ना, मेरी बात सुनो, उसका मुझे नहीं पता कि फायदा मिलेगा। ये तो चुनाव के टाइम में पता लगता किसका फायदा मिला और किसका नहीं मिला। आप देखते हो लोग काम भी कराते हैं, हार जाते हैं। जनता को ये लगता है, और जैसे कर्मचारी तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार अपन लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और चीज बात बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, तो जनता भी पता क्या कहती है, हमें बहुत तंग किया, इसका इलाज करेंगे, वो मन में बैठ जाती है। उसका क्या होगा ये तो चुनाव ही बता पाएंगे फायदा। लेकिन मैंने तो ओपीएस की बात दिल्ली के अंदर भी की कि ओल्ड ये लागू होनी चाहिए पेंशन। ये मैंने 2 दिन पहले मामला उठाया था, केंद्र सरकार को भी योजना लागू करनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर तमाम जगहों पर। ये बात मैंने उठाई थी। लगातार फ्लैगशिप योजनाएं शुरू करी, जैसे इंदिरा रसोई है, अभी ये चिरंजीवी है, इसको लेकर के क्या लगता है? इससे अब ये दायरा बढ़ा, इसका फायदा मिलेगा? भ्रष्टाचार होगा या फायदा? आप ऐसा है, सुनो, गरीब को तो फायदा मिलना चाहिए ना, मिलेगा। अरे मोदी जी ने तो बजट ही ले लिया हमारा, 10 करोड़ रुपए सांस डोज ले लिए। इतनी भूख आ गई दिल्ली के अंदर कि एमपी कोटा जो 5 करोड़ होता उसको 2 साल का प्रधानमंत्री ने हमसे कोटा ले लिया। एमपी के सारे अधिकार खत्म कर दिए। सेंट्रल स्कूल में किसी भाई की अगर मदद करने 10 एडमिशन कराते थे वो खत्म कर दिया। और हमने तो ये भी कहा साहब आप ये रिजर्वेशन और ये जो 10, 15, 20 टिकट देते हो हवाई जहाज, ये भी खत्म करो, फालतू का बोझ लेके क्यों घूमे। इतनी तो हम कर लेंगे, घूमना होगा तो रेल में चल लेंगे, खुद के साधनों चल लेंगे। एक जो सांसदों की स्थिति दिल्ली के अंदर है वो बहुत मतलब बदले की भावना से वहां काम होता है। बीजेपी के एमपी के तो फिर भी काम हो जाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के एमपी नहीं है वो मैंने देश के अंदर देखा कि उनके काम दिल्ली के अंदर उनका कागज जाता तो उसको साइड में फेंक देते हैं। कई मंत्रियों को मैंने देखा, और समझदार मंत्री कम है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक मैंने फर्क देखा कि 13-18 जब वसुंधरा सीएम थी, मैं खींवसर से विधायक था, मेरे खींवसर में पूरा काम रोक दिया था 3.5 साल तक, मुझे सुप्रीम कोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अलवर से ये बड़ी खबर है, नगर परिषद बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर ये सभी पार्षद धरने पर बैठ गए। नाराज पार्षदों ने सभापति का रास्ता रोकने की भी कोशिश की। बोर्ड की बजट बैठक में जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विधायक नाराज हुए और पार्षदों को समझाने में जुट गए।
तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, कई समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये सभापति से नाराज हो गए और जब ये नाराज हुए तो बीजेपी ने भी इसमें अपनी नाराजगी शामिल कर दी और सभी पार्षदों ने मिलकर सभापति के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभापति के रास्ते को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर पार्षद इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों की जो मुद्दे हैं उन्हें उठा पाएंगे, लोगों के जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे ही छूटते चले जा रहे हैं। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी और टक्कर से स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्कूटी पर पीछे एक युवती भी बैठी हुई थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग स्कूटी पर सवार थे और हादसे के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हुई है और लगातार अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। और अब खबर राजसमंद से है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने रेप के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पर नाबालिग से रेप का आरोप था। कोर्ट ने दोषी पर 21,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 2 साल पुराने इस मामले में पॉक्सो न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाज ने 23 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाज ने बताया कि 28 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने चारभुजा थाने में रिपोर्ट में बताया था कि मजदूरी के लिए वो राजसमंद रहता है। गांव में घर में मां, पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। 28 जनवरी को घर आया तो 14 वर्षीय पुत्री ने बताया कि 27 जनवरी 2020 दोपहर तकरीबन 2 बजे सहेली के घर नोटबुक देने गई और वहां पर सहेली के भाई प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रकाश मेघवाल को पॉक्सो न्यायालय ने आज 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। दिनांक 28/1/2020 को पीड़िता के पिता ने चारभुजा थाना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 27/1/2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री अपनी सहेली के घर उसकी नोटबुक देने के लिए गई थी, जहां पर उसके घर पर कोई नहीं था। तब उसकी सहेली के भाई प्रकाश मेघवाल ने उसे उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करके अंदर खींचकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। और बात कोटा की, जहां पर पुलिस ने 16 साल के कोचिंग छात्र को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बैठक में बच्चे का पुनर्वास करवाया गया है। बता दें कि बच्चा कोन्हाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था और वो बिना बताए घर से निकल गया और बस से भीलवाड़ा से दिल्ली पहुंच गया। बालक ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना कुमारी में अपनी मां और बहन के साथ रहता है। बालक जून 2022 में कोटा आया था। मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है और यहाँ आकर के उस 11वीं में पढ़ाई कर रहा है और नीट की तैयारी भी कर रहा है। LLC किराए के मकान में रहते हैं। बालक 6 फरवरी को अपने घर से दोस्त के घर जाने का बहाना करके निकल गया। उसके पास 1500 रुपये थे। घर से निकलकर सीधा बस में बैठ कर के भीलवाड़ा चला गया। भीलवाड़ा से दिल्ली गया। दिल्ली में लाल किला घूमा। उसके बाद दिल्ली से वापस जयपुर आ गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है। इसके लिए 4 डोम लगाए गए हैं। 9 हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही तकरीबन 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। धनावड़ रेस्ट एरिया में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने।
तो 12 फरवरी को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम करने आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा उनके दौरे के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में देवनारायण मंदिर में दर्शन करके राजस्थान के गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश की। वहीं अब कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके की मांग है ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की। माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करते हैं, पूरे जिले के लोग स्वागत करते हैं। और साथ साथ में हमारी एक डिमांड भी है, अगर ईआरसीपी प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, मोदी जी पहले करके गए, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि ये 13 जिलों की मांग पूरी हो सके। जो पहली मांग है वो जो आपकी जो नहर है, हमारी जो ईस्टर्न कैनाल है, उसकी वही हमारी पहली मांग है। इसके अलावा और जो वहाँ पे हम अगर हमको बुलाया वहाँ जाएंगे तो हमारी जो और मांगे हैं, हमारे बांदीकुई से इस पे कट देने की जो मांग है, उतरने चढ़ने का एग्जिट एंट्री की जो मांग है, वो भी हम। तो पूर्वी राजस्थान का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव से ठीक पहले पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि इसे राजनीति में लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। वोट बैंक साधने की यहां पर ये जो दौरा है उसे बताया जा रहा है पूर्वी राजस्थान को, और इससे बड़ी सौगातें मिल सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कालाजी गोराजी के पीएनबी बैंक में लॉकर में रखे नोटों में दीमक लगने से बैंक में हंगामा खड़ा हो गया। एक ग्राहक जब लॉकर में रखे अपने पैसे लेने पहुंचा तो नोटों में दीमक लगी मिली। लॉकर में तकरीबन 2,15,000 रुपए नकद थे, जिसमें दीमक लगने से सारे नोट खराब हो गए। ऐसे में जब इस बात की जानकारी ग्राहक ने बैंक को दी तो पहले तो बैंक ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित और ग्राहक उसके साथी ने हंगामा किया तो बैंक नोट बदलने का आश्वासन देता रहा। दोपहर बाद बैंक ने सारे नोट बदलकर ग्राहक को लौटा दिए। मेरा नाम मनोज रोड़ा है। मैं कल अपनी दीदी सुनीता मेहता, जिन्हें रेखा मेहता के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अपना लॉकर ऑपरेट करने आया था। दीदी का और मेरा दोनों का लॉकर अलग अलग है। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया और उसके बाद वापस उसे बंद कर दिया। दीदी ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट किया, वो एकदम शॉक हो गई कि पूरे लॉकर के अंदर दीमक लगी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार।